अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात काशी कॉरिडोर की, जिसकी आज पहली वर्षगांठ है और पिछले साल आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया था, जिसके 1 साल पूरा होने के मौके पर काशी में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिर में विशेष पूजा पाठ के अलावा भी कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इस आयोजन का मकसद ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस धाम से जोड़ा जाए। इस बेहद खास मौके पर बाबा की नगरी में क्या कुछ हुआ, दिखाते हैं आपको। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हो रहा ये जश्न, उत्सव, ये धार्मिक अनुष्ठान नया नहीं है, मगर इस बार काशी कॉरिडोर की पहली वर्षगांठ है। लिहाजा इस मौके को खास बनाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। वहां से आई अलग अलग तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। एक तरफ जहां मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सबसे आगे फूलों से सजी पालकी में बाबा विश्वनाथ, जबकि उनके पीछे नाचते, गाते और झूमते भक्त नजर आ रहे हैं। भक्तों के गले में बाबा के नाम का अंगवस्त्र है, माथे पर त्रिपुंड है और बाबा के नाम के जयकारों से पूरी काशी गूंज रही है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई बाबा की भक्ति में डूब जाने को आतुर है। महादेव की नगरी काशी में ये शोभा यात्रा निकल रही है और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डमरू हैं वो डमरू वादक, क्योंकि काशी की एक परंपरा है कि डमरू वादन कर, डमरू बजा करके महादेव को प्रसन्न किया जाता है। तो इस शोभा यात्रा में ये डमरू वादक हैं जो डमरू बजा रहे हैं। अब काशी की बहुत ही अनूठी परंपरा, जो काशी के किसी भी उत्सव में, चाहे वो महाशिवरात्रि का उत्सव हो, चाहे वो कोई दूसरा उत्सव हो, चाहे महादेव के अर्चन का कोई भी मौका, कोई भी समय, कोई भी मुहूर्त हो, वहां देखने को मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो शोभा यात्रा है, इसमें लोग भी बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, क्योंकि एक परंपरागत ये शोभा यात्रा है और इसको आज इसलिए किया गया है क्योंकि काशी के परंपरागत जो चीजें हैं वो लोगों को पता चले। इस खास मौके पर भजन कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें जानी मानी गायिका अनुराधा पौडवाल ने अपने भजनों से काशी की शाम को और भक्तिमय बना दिया। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। इसके बाद काशी में धार्मिक पर्यटन को पंख लग गए और बीते 1 साल में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और जो मंदिर के अर्चक हैं वो हवन पूजन भी कर रहे हैं और महादेव से कामना कर रहे हैं सबके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काशी कॉरिडोर का 1 वर्ष निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात महादेव के भक्तों के लिए है, जब वो आ करके यहाँ पर महादेव को नमन कर सकते हैं और अपने मन की बात कह सकते हैं। पहले उनको इसमें सुगमता नहीं होती थी, लेकिन अब काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद ये आसान हो गया है। ये श्रद्धालु देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बाबा के दर्शन और काशी कॉरिडोर को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और अब पहली वर्षगांठ के मौके पर श्रद्धालुओं का वही जोश नजर आ रहा है। ये भव्य धाम बनने से पूर्व यहाँ पर प्रतिदिन 10 से 12 हजार दर्शनार्थी आते थे और यहाँ की तंग गलियों में वो 10-12 हजार दर्शनार्थी भी धक्के खाते थे और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता था। वो आगे जाके जो फीडबैक दूसरों को देते थे वो बहुत अच्छा नहीं होता था।
आदरणीय काशीवासियों के सौभाग्य से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद बने। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से उन्हें ये प्रेरणा जगी कि इस धाम को भव्य करना है और उन्होंने इतना दिव्य, इतना भव्य धाम बना दिया कि आज 1 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। अगर आप देखें तो काशी की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 5 गुना ज्यादा लोग यहाँ पे हैं और सभी लोग अपनी श्रद्धा से आए हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि टूरिज्म की जगह नहीं है, लेकिन लोग इतने ज्यादा यहाँ पॉजिटिव एनर्जी यहाँ फील कर रहे हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए लोग यहाँ आए हैं। पहले की अपेक्षा बहुत व्यापक रूप में सुधार हुआ है और काफी जगह हो गई है। पहले इतना जगह नहीं था, मुश्किल से सिंगल कतार भी नहीं लग पाती थी, जबकि कॉरिडोर बनने के बाद 4 तरफ से 5 तरफ से लाइन लग करके आराम से सुगमता से दर्शन हो रहा है। ये मोदी जी का ही बहुत बड़ा सोच रहा है, जिससे कि आम जनमानस को इसकी सुविधा मिल रही है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम की महिमा से हर कोई वाकिफ है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव गंगा के किनारे इसी नगरी में निवास करते हैं और उनके त्रिशूल की नोक पर काशी बसी है। इतना ही नहीं, वाराणसी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में मौजूदगी मात्र से ही भक्तों को जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में काशी कॉरिडोर की इस भव्यता और सुंदरता ने इस शिव धाम की लोकप्रियता और बढ़ा दी है। वाराणसी से शिल्पी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट अपने लोकार्पण के 1 साल पूरा होने का उत्सव मना रहा है, तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर ने दान के सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। लोकार्पण से लेकर अब तक 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए हैं और दान भी किया है। ये दान 100 करोड़ रुपए का हुआ है। नगद के रूप में 50 करोड़ मंदिर को मिले हैं और लगभग 50 करोड़ रुपए के आभूषण भी दान हुए हैं। जब से काशी की सूरत बदली है, बनारस की गलियां सैलानियों की बहार से गुलजार है। नतीजा ये कि पिछले 1 साल में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं और मंदिर को दान में 100 करोड़ की आमदनी हुई है। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का आज 1 साल पूरा हुआ है। पिछले साल 13 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। इसके बाद जिस तरह से भव्यता बढ़ी है मंदिर की, वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि हर तरह से मंदिर को भव्यता मिली है। लोग देखने के लिए आ रहे हैं और वैसे तो बाबा के दरबार में हमेशा भक्तों की भीड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो इस 1 साल में पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। मंदिर प्रशासन की तरफ से यह भी बताया गया है कि रिकॉर्ड चढ़ावा भी चढ़ाया गया है। 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा इस 1 साल में भक्तों ने यहां पर महादेव को अर्पित किया है। हालांकि महादेव के सामने धन संपदा का कोई मोल नहीं है, उसके बावजूद ये बताता है कि किस तरह से लोग यहां कितनी बड़ी संख्या में आए हैं और यहां पर लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। ये गुड न्यूज उस वक्त मिली जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 1 साल पूरा होने पर उत्सव मनाया जा रहा है। न्यास हमेशा इस सेवा के लिए तत्पर रहा है कि कहीं न कहीं हम कुछ श्रद्धालुओं की एक से छोटी समस्या से लेकर और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कराएं, चाहे वो धूप की से छाया की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो और ऐसी चीजें जो कि श्रद्धालु बार बार बताते थे, उन चीजों को हम ध्यान दिलाते थे। इन सबका सकारात्मक परिणाम भी हमने देखा कि न्यास से हम लोग जुड़े, दान आदि में लोगों ने हमारा सहयोग भी किया ताकि हम ये सुविधाओं को विकसित कर पाए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 40% तक का चढ़ावा ऑनलाइन तरीके से हासिल हुआ। वहीं 50 करोड़ रुपए नकद और लगभग 50 करोड़ रुपए के बहुमूल्य आभूषण दान में मिले। ऑनलाइन हमसे बहुत से लोग जुड़े, 40% के आसपास जो हमें चढ़ावा मिला वो लगभग ऑनलाइन ही मिला। तो ऐसी बहुत चीजें, और हमें यही नहीं कि हमें नगद में दिया गया, बहुत सी ऐसी जो बहुमूल्य धातुओं के रूप में भी दिया गया। तो एक बड़ा सहयोग था कि हमारा पहले वर्ष में श्रद्धालु हमसे जुड़े, हम आगे और सुविधाओं को डेवलप करेंगे और बेहतर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। पिछले साल 13 दिसंबर को इस कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ था। तब से लेकर अब तक 7.5 करोड़ श्रद्धालु इस साल मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। ये भी अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। श्रद्धालुओं की बढ़ी हुई संख्या की वजह से ही मंदिर को मिलने वाले दान में बढ़ोतरी हुई।
जैसे जैसे हमने उन सुविधाओं को बढ़ाया, हमारे से श्रद्धालु जुड़ते चले गए और पूरे साल में लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पे दर्शन किए, जो कि एक नया कीर्तिमान है कि इस दौरान हमसे इतने लोग जुड़े। और उनके जो हमने फीडबैक लिए, उनसे जो चीजें मिलती रही, उनके आधार पे हम लोगों ने लगातार सुधार कराए। हालांकि मंदिर प्रशासन इस चढ़ावे या दान को आमदनी की नजर से नहीं देख रहा, बल्कि उसका मकसद है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को सामाजिक और धार्मिक सरोकार से ज्यादा जोड़ा जा सके। वाराणसी में शिल्पी सेन और रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो काशी कॉरिडोर बनने से सबसे ज्यादा फायदा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को हुआ है, क्योंकि इसके निर्माण के बाद भक्तों को आसानी से बाबा के दर्शन हो जाते हैं और उन्हें भीड़ और धक्का मुक्की का सामना नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, उनकी सुरक्षा का भी बहुत खास ख्याल रखा जाता है। और ये सब कैसे संभव हो पाया है, इसी सिलसिले को लेकर मेरे सहयोगी शिल्पी सेन ने वाराणसी के कमिश्नर से बात की। हमारे साथ वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी हैं, खुद बताएंगे कि किस तरह से ये संभव हुआ। सर, हम चाहेंगे कि ये जो पूरा रूट है, इतनी खाली जगह दिख रही है हमारे और आपके पीछे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत स्पेस है, लेकिन इतनी जगह कहीं नहीं थी। जो लोग आए हैं उनको पता है, तो इसके बनने से कितनी सुगमता हुई है और कितना स्पेस ये क्रिएट। इसके बारे में बताना चाहूँ तो लोगों को स्पष्ट है, जो पहले भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते रहे, कि 3 वर्ष जब कॉरिडोर का निर्माण चला उसका और 1 वर्ष उद्घाटन हुए हो चुका है। 4 वर्ष पहले केवल एक छोटी सी गली यहाँ पे 4 फीट की हुआ करती थी और इस गली के माध्यम से ही लोग यहाँ पे एंटर किया करते थे। जो 4 नंबर गेट आपको दिख रहा है, ये पहले एग्जिस्ट नहीं किया करता था, इसको छत्ता द्वार बोलते थे। उस गेट से लोग दुकानों के बीच में होते हुए पैदल उतरते थे और यहाँ पे 4 फीट की जो गली थी उससे होते होते और सीधे वहाँ पे एंटर किया करते थे, जो अब वहाँ पे नंदी द्वार बनाया गया है। उस नंदी द्वार के पास छोटी सी लाइन लगती थी और 5000 स्क्वायर फीट का एक कैंपस था, जिसके अंदर लोग जाके दर्शन करके यूनिडायरेक्शनली मूव करके बाहर निकल आते थे। उस मंदिर परिसर में भी कोई मूवमेंट की जगह नहीं हुआ करती थी। अब आप देख रहे हैं कि लगभग हमारा ये 40 फीट के आसपास चौड़ा रास्ता बन गया है और ये रास्ता मंदिर के चारों तरफ बना दिया गया है। उसके अलावा जो मंदिर का अंदर का परिसर है पूरा का पूरा आयताकार, वो एग्जिस्ट नहीं किया करता था। अब मंदिर का अंदर का इतना बड़ा परिसर है कि 3-4 हजार लोग उसके अंदर भी दर्शन कर सकते हैं। सर, ये पूरी व्यवस्था की गई है, ये इससे सुगमता तो हुई है दर्शन में, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इसमें काफी अलग अलग चेक पॉइंट्स लगाने पड़े हैं, उसकी क्या व्यवस्था की गई है? इसकी सिक्योरिटी के लिए जैसा मंदिर का कॉरिडोर बना वैसे ही सिक्योरिटी का प्लान भी नया चेकआउट हुआ और यहाँ पे रेड जोन जो पहले बहुत छोटा हुआ करता था उसको रिडिफाइन किया गया। रेड जोन डिफाइन करने के बाद पूरा का पूरा जो मंदिर और मस्जिद का एरिया है उसको शामिल करते हुए हमारी नई सिक्योरिटी का जो प्लान बना, उसमें रेड जोन में सीआरपीएफ और पुलिस और पीएसी मिलकर सिक्योरिटी करते हैं। इसके बाद जो येलो जोन है उसमें हमारा पीएसी और पुलिस का मूवमेंट रहता है और उसके बाद जो आउटर एरिया है ग्रीन एरिया, उसमें हमारा लोकल थाना पुलिस का सिक्योरिटी रहती है। तो सिक्योरिटी का भी पूरा का पूरा नया नेटवर्क चेकआउट किया गया। मंदिर प्रशासन की तरफ से लोकल अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी गई है, जो अलग अलग बिल्डिंग्स बनी है उसको सिक्योर करती हैं। तो पूरा प्लान सिक्योरिटी का नया बनाया गया। फ्रिस्किंग चेकिंग की नई मशीनें लाई गई, सामान को चेक करने के लिए हमारे स्कैनर लाए गए और अब उसका परिणाम यह है कि 1 वर्ष में बहुत स्मूथली लोगों को दर्शन हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात चीन की करते हैं, जिसने इस बार त्वांग के यांगसे में 9 दिसंबर को घुसपैठ की कोशिश की, मगर भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते पीएलए के मंसूबों पर पानी फिर गया। बताया गया कि 9 दिसंबर को करीब 300 चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी सेना ने चीनी फौज को लौटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस दौरान झड़प हुई। खबर यह भी है कि इससे भारत के 6 जवान इसमें घायल हुए हैं, जबकि चीन के सैनिकों को हमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। घायल भारतीय जवानों को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी बयान दिया है और सदन को बताया कि चीन को ऐसे एक्शन के लिए मना किया गया है और साथ ही कूटनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा उठा है। भारतीय सेना के हाथों पहले डोकलाम में पिटे, फिर गलवान में नहीं गली चीनी सैनिकों की दाल, और अब त्वांग में भी घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। जगह बदली, तारीख बदली, लेकिन विस्तारवादी चीन की फितरत नहीं बदली।
और इसी की सबसे ताजा मिसाल है 9 दिसंबर को त्वांग के यांगसे से चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश। बताया जा रहा है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए करीब 300 चीनी सैनिक कंटीले लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे, जिनसे निपटने के लिए भारतीय फौज भी पूरी तरह से तैयार बैठी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना के मुस्तैदी के आगे चीन की चालाकी नहीं चल पाई और वो अपनी पोस्ट पर लौट गए। हालांकि 9 दिसंबर की इस घटना में दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई हैं। इस बात की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दी। चीनी पक्ष को 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी बीते कुछ महीने से अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आक्रामक रुख अपना रही है। त्वांग में हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई भी इसी आक्रामक रुख का नतीजा है। मगर इस झड़प से कुछ दिन पहले चीनी ड्रोन एलएसी पर भारतीय सीमा के काफी नजदीक आ गए थे। कहा जा रहा है कि जिसके बाद भारत को इन ड्रोन को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा। तवांग जो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहां पर 86, 87 में फिर वो घुस के चले आए थे, क्योंकि उस इलाके में हमारे लोग ज्यादा नहीं थे, तो उनको उस टाइम पे मुंह तोड़ जवाब दिया और वापस वहां पर कर दिया। तो 86, 87 के बाद में ये घटनाएं चलती रही। फिर आपने देखा होगा एक मेजर चीज जो आई थी वो डोकलम में आई थी, डोकलम में 2017 के बीच में, जहां की चाइना अपनी एक रोड बनाना चाहता था ट्राई जंक्शन के इलाके के बीच में। भारत ने अपना एक रिजॉल्व दिखाया, हम लोग अडिग रहे और चाइना को मुंह तोड़ खानी पड़ी और उसको वहां से विड्रॉ करना पड़ा। 2021 में भी जो अरुणाचल प्रदेश में ऐसी एक झड़प हो रखी हुई है, और ये जो लास्ट वाली हुई है ये 2022 में जो अभी 9 दिसंबर को हुई है, तो इन ही कड़ियों के बीच में ये चलती जा रही है। ये झड़प त्वांग के यांगसे में ऐसे वक्त पर हुई है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 30 महीने से विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। मगर विस्तारवादी चीन ने अब अरुणाचल में पुराने विवाद को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की है, जिसे बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए फ्लैग मीटिंग हुई। तब जाकर मामला शांत हुआ और इस घटना के बाद चीन ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि भारत बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं, जबकि हिंदुस्तान की ओर से चीन को एलएसी पर ऐसे एक्शन के लिए मना किया गया है। घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अपने पड़ोसी देशों की जमीन को हथियाने की चीनी साजिश से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में ड्रैगन की इस साजिश को देखते हुए अब भारत भी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। साथ ही कूटनीति के स्तर पर भी भारत चीन पर भारी पड़ रहा है और यही बात चीन को अखर रही है और वो आए दिन एलएसी पर भारत से उलझने की कोशिश करता है, जिसमें हर बार उसकी विस्तारवादी मंशा पर पानी फिर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब हम आपको सैटेलाइट इमेज के जरिए ये बताते हैं कि आखिर 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने त्वांग में कैसे अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। देखिए मेरे सहयोगी अंकित कुमार की रिपोर्ट।
9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ क्या घटना घटी, ये देखने के लिए हमारे पास उस दिन की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स हमने यूएस के एक सैटेलाइट कंपनी प्लैनेट लैब से एक्सेस की हैं। जो 3 खास बातें हैं इस पिक्चर में, सबसे पहले है ये चाइनीज विलेज, जो एक चाइनीज मिलिट्री विलेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भारत का इलाका है, ये चीन का इलाका है। 9 तारीख जिस दिन ये क्लैशेस रिपोर्ट हुए उस दिन की तस्वीर है। उस दिन आप देख सकते हैं कि अभी भी जो चाइनीज विलेज, मिलिट्री विलेज बन रहा है, वहां अभी भी कंस्ट्रक्शन काम जारी है। इस विलेज को, इस गांव को जोड़ता हुआ एक सड़क, एक चौड़ी पक्की सड़क दक्षिण की तरफ यानी भारत के एलएसी की तरफ, चीन की तरफ से आ रही है। जो सबसे खास बात है वो ये कि पहले से यहां पे एक थांगला पास है जहां पे भारतीय सेना की एक साइजेबल डिप्लॉयमेंट रहती है। माना यह जा रहा है कि चीन की सेना की एक टुकड़ी इस रास्ते से पूर्व दिशा की तरफ बढ़ती है, जहां पे 17,000 फीट की स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं। चीन की सेना का उद्देश्य कहीं ना कहीं यह था कि उन स्ट्रेटेजिक हाइट्स पे किसी तरह से कब्जा कर लिया जाए। लेकिन ये जो इलाका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट यहां पर भी दिखता है। ये नए पोजीशंस बताए जाते हैं और कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि इस डिप्लॉयमेंट की वजह से चीनी सेना की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई, चीनी सेना को वहीं रोक दिया गया। तो ये पूरा ओवरऑल एलएसी का इलाका है। 9 तारीख की ये सैटेलाइट तस्वीर है और इन तस्वीरों के जरिए ये साफ है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा कि रक्षा मंत्री ने संसद को ही बताया कि भारतीय सेना ने अपने एक्शंस की वजह से चीन के इनकर्जन को एक तरह से विफल कर दिया है। अरुणाचल में चीनी घुसपैठ की कोशिश के विरोध में देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है और इसकी तस्वीर जम्मू से सामने आई। वहां डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करते हुए चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो और चीन के झंडे जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाए ताकि एलएसी पर आए दिन हो रही झड़प की घटनाओं को रोका जा सके। चीन ने एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दुस्साहस किया है। इस बार जो चीन के द्वारा दुस्साहस हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुआ है। 9 दिसंबर को चीन की जो सेना है उसने एक भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने का दुस्साहस किया था और उसके बाद भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और चीन के जो सैनिक हैं उनको वहां से खदेड़कर पीछे कर दिया गया। इसको लेकर अब यहाँ पर अगर हम देखें जम्मू में चीन के खिलाफ काफी आक्रोश है और चीन के खिलाफ यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीन के जो झंडे हैं और साथ ही में जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनके पोस्टर और बैनर जलाए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर चीन के दुस्साहस के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर अगर हम देखें तो लोग जो हैं काफी क्रोधित हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को चीन के खिलाफ एक कड़ी नीति अपनानी चाहिए, ठोस नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि चीन बार बार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दुस्साहस करता है, चाहे वो लद्दाख क्षेत्र में हो या इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में। लेकिन फिर भी चीन किसी भी तरह का कोई सबक लेने को तैयार नहीं है और इसकी वजह भारत की जमीन को कब्जाने की उसकी सोची समझी साजिश है। चाहे 1962 हो, 67 हो, 75, 87, 2017 या 2020 गलवान की हिंसक झड़प। भारतीय सैनिकों के साथ सीधे झड़प में चीनी सैनिकों को कई बार बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और पूरी दुनिया के सामने सबसे शक्तिशाली देश की छवि पेश करने वाले चीन को कई बार झटके भी लगे हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब भारतीय जवानों ने चीन को आईना दिखाया है, विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने में जुटे उसके जवानों की हकीकत की जमीन पर उनको लौटा दिया। भारतीय शूरवीरों के साथ हुई हिंसक झड़पों में अब तक न जाने कितने चीनी सैनिक या तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं या फिर काल के गाल में समा गए। लेकिन फिर भी चीन की सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। जबरन विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने में जुटा है चीन। भारत के जिन इलाकों पर उसने अपना दावा किया है उनमें अरुणाचल प्रदेश को भी वो गिनता है। उस पर उसका दुस्साहस ये कि अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर
बसे त्वांग पर भी उसकी नजर है। साल 1962 से ही चीन त्वांग को लेकर साजिशें लगातार रचता आ रहा है, लेकिन भारतीय वीरों की जांबाजी के आगे हमारे इस पड़ोसी को त्वांग में हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश, खासकर त्वांग पर चीन की बुरी नजर क्यों है? इस सवाल को समझने के लिए हम आपको पहले उन 3 वजहों को बताते हैं, जिससे यह साफ हो जाएगा कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर त्वांग को चीन क्यों कब्जाना चाह रहा है। इसमें दरअसल अरुणाचल प्रदेश का त्वांग रणनीतिक तौर पर बहुत मायने रखता है। त्वांग के यांगसे से चीन पूरे तिब्बत पर नजर रख सकता है। यही वजह है कि चीन इसे हथियाने की साजिश रचता है। 1962 के युद्ध में चीन ने त्वांग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि संघर्ष विराम के बाद उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ये इलाका मैकमोहन लाइन या LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर पड़ता है। त्वांग से यांगसे करीब 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की दिशा में है। यहां ज्यादातर समय दोनों ही देशों की तरफ से करीब 4,000 सैनिकों की तैनाती रहती है। त्वांग पर चीन की बुरी नजर की दूसरी वजह, भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने के 2 सबसे अहम जगहों में से त्वांग एक है। पहली जगह चंबा घाटी है, जो नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर मौजूद है, जबकि दूसरी जगह त्वांग है, जहां से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना बेहद आसान हो सकता है। त्वांग को लेकर चीन के इंटरेस्ट की तीसरी सबसे बड़ी वजह तिब्बती लोगों के सबसे बड़े आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा है। दरअसल 1959 में तिब्बत से निकलने के बाद दलाई लामा ने त्वांग में ही कुछ दिन बिताए थे और यहां एक बड़े बौद्ध मठ का भी उन्होंने स्थापना की थी, और इस लिहाज से चीन त्वांग पर कब्जे को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मानता है। और यही वजह है कि चीन के विरोध के बावजूद सरकार ने दलाई लामा को त्वांग जाने से कभी नहीं रोका। दरअसल चीन को डर है कि भारत अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत में मूवमेंट शुरू करवा सकता है। इसके अलावा जो बात चीन को सबसे ज्यादा खटक रही है, वो भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रयास है। सरकार ने हाल ही में अरुणाचल फ्रंटियर्स हाईवे बनाने का ऐलान किया है, जो चीन से लगी सीमा के पास से होकर गुजरेगा, और ये बात भी चीन को लगातार चुभ रही है। भारत भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि चीन जैसे पड़ोसी की मौजूदगी में अपनी तैयारियों को हमें हमेशा पुख्ता रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नए भारत के, नए युग की। नए भारत की तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया के देश भारत की तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं। देश में पिछले कुछ सालों से स्टार्टअप्स पर ज्यादा फोकस किया गया है। इतना ही नहीं, इंडियन स्टार्टअप्स पर विदेशी निवेशकों को विश्वास भी ज्यादा है। और गुड न्यूज यह है कि अमेरिका और चीन की तुलना में भारतीय स्टार्टअप्स पर विदेशी निवेशक ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हो। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? सात साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्टार्टअप की दुनिया में भारत के नंबर 1 होने का सपना दिखाया था। आज ये सपना साकार होता दिख रहा है। आज दुनिया भर में यंगस्तान का डंका बज रहा है। भारतीय युवा उद्यमियों ने दुनिया में अपने हुनर और कौशल का लोहा मनवाया है, और यही वजह है कि दुनिया भर में इंडियन स्टार्टअप्स का जलवा है। नतीजा ये कि विदेशी निवेशक चीन और अमेरिका के मुकाबले भारतीय स्टार्टअप्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जाने माने अमेरिकी निवेशक ब्रैडन रॉजर्स का मानना है कि 2025 तक इंडियन स्टार्टअप्स की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा होगी। इनके जरिए 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसकी बड़ी वजह है भारत में स्टार्टअप शुरू करने वाले ज्यादातर युवा हैं। चीन के स्टार्टअप पर निवेशकों को भरोसा नहीं है, और अमेरिका के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में निवेशकों को ज्यादा जोखिम दिखता है।
हिंदुस्तान की बड़ी युवा आबादी नई सोच और विचार के साथ काम कर रही है। देश के युवा जोखिम लेने में पीछे नहीं हट रहे। हर सेक्टर में स्टार्टअप का इतिहास लिखा जा रहा है। इसकी पहली वजह है भारत 28 वर्ष की औसत उम्र के साथ दुनिया का सबसे जवान देश है। दूसरा ये कि भारत सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर देश भी है। और तीसरी वजह है देश 7% की गति के साथ तरक्की कर रहा है। इसके अलावा चौथी वजह है डॉलर में तेजी के बाद भी देश में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। नए भारत को मजबूत बनाने में स्टार्टअप का ही हाथ है। रक्षा सेक्टर से लेकर लघु उद्योगों में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से नया भारत तरक्की और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल देश में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.5 लाख के पार पहुंच सकती है। 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप्स भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000 तक पहुंच चुकी है। Our startups are changing the rules of the game. इसलिए मैं मानता हूं स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। सिर्फ 2022 के आंकड़ों को देखें तो अभी तक 24.3 अरब डॉलर का निवेश स्टार्टअप कंपनियों को मिल चुका है। जानकारों का मानना है कि नवंबर महीने में स्टार्टअप फंडिंग बढ़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा फंडिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशन, फिनटेक, रिटेल, टेक कंपनियों को मिली है। बहुत से हिंदुस्तानी स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए। तो वो यूनिकॉर्न बनने के कारण हिंदुस्तानी युवकों में स्टार्टअप्स को लेके बहुत मोटिवेशन है, बहुत जोश है। साथ ही साथ सरकार हमारी स्टार्टअप्स को हर प्रैक्टिकल तरीके से हेल्प कर रही है। इसीलिए इस साल स्टार्टअप्स बहुत दिखाई दे रहे हैं। सरकार के पिछले कई सालों के इनिशिएटिव्स जैसे जीएसटी हुआ, यूपीआई हुआ, ओएनडीसी हुआ, उसके अलावा AA फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें स्टार्टअप्स को मोटिवेट कर रही हैं। इसीलिए इस साल बहुत से स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में दिखाई दे रहे हैं और अगले सालों में और इनके बढ़ने की संभावना है। जाहिर है भारत में स्टार्टअप की वजह से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, नए स्टार्टअप को मजबूती भी मिल रही है और आज देश स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। और जिस तेजी से नया भारत स्टार्टअप की दुनिया में छलांग लगा रहा है, संभव है कि जल्द ही हम पहले पायदान पर हों। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर का और मिलवाते हैं आपको ग्वालियर की उस महिला सब इंस्पेक्टर से जो सुर्खियों में है। ये महिला पुलिसकर्मी एक शख्स के लिए देवदूत बनकर आई क्योंकि इन्होंने एक शख्स की जान बचाई। हुआ दरअसल ये कि ये ग्वालियर में सड़क पर एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया, वो गिर पड़ा। महिला पुलिसकर्मी ने जैसे ही देखा वो फौरन मदद के लिए दौड़ पड़ी। पहले CPR दिया और फिर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।